हेलो दोस्तों, मैं स्वाति आपका अपने यूट्यूब वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट भारत में लोक प्रशासन का यूनिट सेकंड विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो भारत में पंचायती राज का जो पहला वाला पार्ट है, जिसमें बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है, वो हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। अभी हम भारत में पंचायती राज अभी पढ़ेंगे। इसके लिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण से पहले जाने से पहले हम डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी जाती हैं तो उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन आया क्यों, उसका एम क्या था। डिसेंट्रलाइजेशन का मेन जो फोकस था वो इस बात पे था कि लोगों की भागीदारी को इतना बढ़ाया जाए ताकि वो अपने मुद्दों और समस्याओं का समाधान वो खुद कर सके। यानी लोगों का जब पार्टिसिपेशन हम लोकल गवर्नमेंट में बढ़ा देंगे तो वो अपने मुद्दे अपने आप अपने स्तर पर देखेंगे और अपने स्तर पर ही उनका समाधान निकालना शुरू करेंगे। तो इसका मेन उद्देश्य यही था। और जो पंचायती राज है भारत में, वो 1992 के संविधान संशोधन में, यानी अमेंडमेंट 73वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू पंचायती राज को लाया गया। और 70 देखिए, जो 73वां अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और जो 74वां अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है? स्थानीय शहरी सरकार से। ठीक है, आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है और जो 74वां संविधान संशोधन है वो स्थानीय शहरी सरकार से संबंधित है। अब हम दोनों स्तर शहरी स्तर और ग्रामीण स्तर, यानी पंचायती राज और शहरी स्तर पर जो दो सरकारें हैं, इन दोनों में क्या विशेषताएं, पहले अभी हम कॉमन, जो दोनों में समान विशेषताएं जो कॉमन है वो चेक करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दोनों में अलग अलग क्या है। बट फिलहाल हम देखते हैं कि दोनों की समान विशेषताएं क्या है। समान विशेषताओं अगर हम बात करें तो सबसे जो कॉमन है कि दोनों में तीन लेवल पे तीन स्तर है दोनों में। जैसे कि पंचायती राज में है, सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर ब्लॉक लेवल है, फिर पंचायती राज है, यानी ग्राम स्तर पर है। 3 स्तर है वहाँ पर। उसी तरह शहरी स्तर पर भी 3 स्तर हैं। और उसके बाद जो है मेन पॉइंट है कि चुनाव को अनिवार्य बनाना, यानी दोनों ही स्तरों पर चुनाव अनिवार्य है, यानी हर 5 साल में चुनाव होते हैं। इसके बाद है एक और पॉइंट कि 1/3 सीटों का आरक्षण, यानी 1/3 जो सीट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है SC ST OBC और महिलाओं के लिए। उसके बाद है कि देखो, चुनाव होंगे तो चुनाव को समीक्षा के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। तो दोनों को जो चुनाव है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको कौन कंडक्ट कराता है? राज्य सुरक्षा आयोग। क्या कराता है? दोनों के चुनावों को राज्य सुरक्षा आयोग कराने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग क्या करता है कि ऑब्वियस है, जब हमने जब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से जब पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, तो ऑब्वियस है जब हम कार्य तो उनके साथ दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, तो उसके साथ उनको वित्तीय फाइनेंशियल भी तो उनकी ज़रूरत होती है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ठीक से हो, तो इस काम को राज्य वित्त आयोग देखता है। इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। और एक और चीज़, 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत कार्यों का विकेंद्रीकरण। अब आप देखेंगे कि अनुसूची इसके तहत, यानी पंचायती राज को जब लाया गया, विकेंद्रीकरण को लाया गया, तो 2 अनुसूची, इससे पहले संविधान में 10 अनुसूचियाँ थी, तो 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 11वीं जो अनुसूची थी वो
पंचायती राज से संबंधित थी, और जो 12वीं अनुसूची है वो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची, जो 11वीं है वो ग्रामीण से यानी पंचायती राज से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है वो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। अब कुछ महत्वपूर्ण समितियों की चर्चा करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, जो बलवंत राय मेहता समिति है, आप इसका जो टाइम देखेंगे वो 1957 है। तो इससे पहले इसका जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू एक प्रोग्राम आता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये 1952 में आता है। तो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। तो इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन और इसमें कुछ सुधार के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है, जो 1957 में आती है। तो बलवंत राय मेहता जो समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति भी अपने कुछ सिफारिशें पेश करती हैं। तो बलवंत राय मेहता जो समिति है वो सबसे पहले क्या कहती है कि बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि जो पंचायती राज है वो 3 स्तरों पर होना चाहिए, यानी पंचायती राज के 3 स्तर होने चाहिए, 30 स्तरीय स्तर पर इसकी स्थापना होनी चाहिए। जैसे कि ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है और ग्राम सभा है, यानी 3 लेवल की हो गई। तो वैसे ही शहरी स्तर पर भी, यानी ऑल ओवर की जो बात करते हैं वो 3 स्तर की बात करते हैं। और इन्होंने एक और सिफारिश क्या की कि जिला कलेक्टर जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे, यानी जिला परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, जिला कलेक्टर को। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो हम इन निकायों की स्थापना करेंगे लोकल गवर्नमेंट की, तो हमें उसको संसाधन भी देनी चाहिए और शक्तियों का ट्रांसफ़र भी करना चाहिए। ये सुनिश्चित हो कि उनको ये चीज़ें मिलें। ऐसा नहीं है कि हम कागज़ों पे दे दें और ग्राउंड लेवल पे उनके पास कोई पावर नहीं है और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो वो काम कैसे करेंगे। तो ये कहता है कि इनको रिसोर्सेज भी और प्लस में पावर दोनों इनको मिलना चाहिए। अच्छा, इसका 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 ये है कि ये जब लागू होती है, आती है 1957 में, तो 57 के बाद 1959 में सिर्फ एक राजस्थान ऐसा स्टेट था जिसने इस प्रणाली को अपनाया। उसके बाद जो दूसरा स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था, लेकिन सबसे जो पहला प्रदेश था वो राजस्थान था, जिसने 1959 में इसको अपनाया। और इसकी जो नींव है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अच्छा, अभी हम जैसे देख रहे थे 3 स्तर हैं। जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो 3 स्तर बताए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। जो पहला स्तर है वो जिला परिषद है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, जिला परिषद। फिर पंचायत समिति किसके लेवल पे होगी, ब्लॉक लेवल पे। और ग्राम पंचायत किस लेवल पे है, विलेज लेवल पे। ठीक है, आगे सबको समझ। ये 3 स्तर हैं। जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, और विलेज लेवल पे होती है ग्राम पंचायत। अब हम बात करते हैं दूसरी समिति की। जो दूसरी समिति है वो आती है 1977 से 78। तो अशोक मेहता समिति जो है उसकी क्या सिफारिशें हैं। अशोक मेहता जो समिति है वो जो है वो कहती है मेनली कि जैसे कि पहले वाली समिति कौन सी थी, बताओ। पहले वाली कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो 3 स्तर की बात कर रही थी। अब अशोक मेहता जो समिति है वो 2 स्तर की बात कर रही है। ये याद रखने वाली बात है कि अशोक मेहता समिति 2 स्तर की बात करती है। ठीक है, और एक और बात क्या कहती है कि जो जिला है, जिले मूल इकाई होना चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो बेस होना चाहिए और 2 स्तरीय होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण सिफारिश है अशोक मेहता समिति की। और दूसरा ये कहती है कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए। और प्लस में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कहते हैं कि जो पंचायत की जो तीनों स्तर हैं उसमें पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको भाग लेना चाहिए। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, अशोक मेहता समिति कहती है कि राजनीतिक दलों को भी भाग लेना चाहिए। उसके बाद
उसके बाद कहते हैं कि इन संस्थाओं को टैक्स लगाने की शक्ति दी जानी चाहिए। जैसे कि अभी भी ये टैक्स लगाने की, क्योंकि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो कोई भी पावर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा पाएंगे। उसके लिए है कि वो खुद से, उनके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए कि वो खुद से अपने काम को कर सके। तो इसके लिए उनको टैक्स लगाने के लिए शक्ति दी जाए। और उसके बाद क्या है, राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला परिषद को जिम्मेदार बनाया जाए और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। यानी जो पंचायती राज से संबंधित जो भी संस्थाएं होंगी उनको संवैधानिक तौर पर मान्यता दी जाए। ये इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी। अच्छा, ये उस समय जो अभी ये अशोक मेहता जो समिति आती है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1977 है। 1977 में जनता दल की सरकार बनती है और गिर भी जाती है। तो इनकी सिफारिशों को लागू नहीं कराया जा सका क्योंकि सरकार पहले ही गिर चुकी थी। लेकिन फिर भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसके आधार पर कानून बनाए गए। जो नेक्स्ट जो हमारी समिति है वो है जेवी राव समिति। जेवी राव जो समिति है वो 1985 में आती है। अब आइए हम इसके कुछ सिफारिशों पर चर्चा कर लेते हैं। जो जेवी राव समिति है वो किसको प्रमुखता देती है? जिला परिषद को। इससे पहले वाली जो समिति थी अशोक मेहता समिति, वो किसको इम्पोर्टेंस दे रही थी? जिला को। ठीक है। और ये वाले किसको इम्पोर्टेंट दे रही है? जिला परिषद को। यानी ये मिडल वाले को इम्पोर्टेंस दे रही है, वो फर्स्ट वाले को यानी जिला को इम्पोर्टेंस दे रही थी, ये जिला परिषद को इम्पोर्टेंस दे रही है। और ये कहती कि उसी के स्तर से आगे के विकास कार्यक्रमों को सौंपा जाए। ठीक है। और ये दूसरा इसका क्या है, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, और जो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी है वो उसके मुख्य जो अधिकारी होगा वो जिला विकास आयुक्त का पद होना चाहिए। और वो पद का निर्माण, उस समय वो पद नहीं था कि उस पद का निर्माण किया जाए, और उस पद के निर्माण के बाद जो जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक होगा वो जिला विकास आयुक्त होगा। ठीक है। और इसके बाद ये कहते हैं कि नियमित चुनाव होने चाहिए। अच्छा, ये जेवी राव समिति जो हम इसकी 3 सिफारिशें हमने समझ ली। एक, जिला परिषद को प्रमुखता दी जाए। ठीक है। और दूसरा है कि जिला विकास आयुक्त के पद का निर्माण किया जाए, उसका सृजन किया जाए और उसी को ही मेन अधिकारी नियुक्त किया जाए। और उसके बाद जो 3rd सिफारिश है उसकी नियमित चुनाव होने चाहिए। इसके बाद जो समिति है LM सिंघवी समिति 1986 में, इनकी जो सिफारिशें थी वो ये हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए और गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत। इसकी जो 2 ही सिफारिशें मेन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा और न्याय पंचायतों की स्थापना। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने पिछले वाले उसमें क्या बात करी थी कि कॉमन दोनों में क्या विशेषताएं, उस कॉमन विशेषताओं को हमने देखा था। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में क्या क्या अलग अलग है, यानी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को दोनों के अलग अलग जो विशेषताएं हैं अब हम उसको देखेंगे। स्थानीय जो शासन है ग्रामीण स्तर पर है, यानी जो ग्रामीण स्तर पर, पहले तो स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल के बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? जिला परिषद। ब्लॉक लेवल पे क्या है? पंचायत समिति। और विलेज लेवल पे क्या है? ग्राम पंचायत। तो याद रखना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? जिला परिषद। और ब्लॉक लेवल पे क्या है? पंचायत समिति। और विलेज लेवल पे क्या है? ग्राम पंचायत। ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। ठीक है, आप इस लेवल को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम पंचायती राज की बात कर रहे थे, तो आइए हम कुछ उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो पंचायती राज जो था वो 73वें संविधान यानी 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ये अस्तित्व में आता है। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O के तहत इनको शामिल किया गया, यानी 243 से लेकर 243O तक जितने भी आर्टिकल हैं वो ग्रामीण पंचायती राज में आते हैं। और भाग कौन से, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में संबंधित है? भाग 9 से संबंधित है। और ये जो जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व जो 40 था, जो कि पंचायती राज की स्थापना की बात करता था, ये उसको लागू करता है। क्योंकि जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस वक्त पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार नहीं थे,
उस वक्त पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार नहीं थे। उस वक्त पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार नहीं थे, तो उसको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया था। यानी ये राज्य की इच्छा पर निर्भर कर रहा था, यानी ये कोई कंपल्सन नहीं था। तो आर्टिकल ये यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है। अब हम विस्तार से जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक जो भी आर्टिकल है हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यानी जो आर्टिकल 243 है वो क्या बात करता है, ग्राम सभाओं के गठन की बात करता है। अच्छा, ये बिल्कुल याद करना, 243 ये किसकी बात करता है, 30 स्तरीय पंचायती राज संस्था के गठन की बात करता है। और डी जो है वो सीटों के आरक्षण की बात करता है। जैसे SC ST OBC और महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन है, तो उसका प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है, 243D। उसके बाद 243E है पंचायत की अवधि। पंचायत की अवधि कितनी है, 5 साल। और ये कैसे कैसे वो होता है कि अगले 5 साल यानी जो पंचायत की पहली बैठक होगी उससे 5 साल गिने जाते हैं। उसके बाद है 243G। 243G में है ग्रामीण स्थानीय निकायों को सत्ता, अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना। यानी जी का है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को सत्ता, अधिकार और उत्तरदायित्व देना। आर्टिकल 243H। 243H क्या कहता है, यानी प्रशासन को टैक्स लगाने की शक्ति देता है। 243I वित्त आयोग का गठन। और जे है पंचायत खातों का ऑडिट करना। अच्छा, ऑडिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने जो खाते हैं उनकी जांच करना कि सब कुछ सही है कि नहीं, कुछ भ्रष्टाचार तो नहीं है, कुछ झोल तो नहीं हो गया है, ये चेक करना, ताकि पंचायतों के खातों का ऑडिट होता है, ये सब चीज़ ठीक से हुई है, सारी चीज़ें नियमित तरीके से हुई हैं, तो इसके लिए पंचायत के खातों का ऑडिट किया जाता है। 243K है, ये चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। ये जो चुनाव आयोग वो राज्य स्तर पर गठन होता है इसका, ताकि ये जो पंचायती राज के जो चुनाव है वो नियमित तरीके से और सही तरीके से हो पाए, इसके लिए इसका गठन किया जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि कितने विषय दिए गए हैं पंचायती राज को, 29 विषय। और विषय हैं कृषि, पशुपालन, विद्यालय, अस्पताल, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग, और जिसमें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हैं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। ये जितने भी कार्यक्रम हैं वो 29 विषय के अंतर्गत आते हैं और ये सारे पंचायती राज से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन शहरी के बारे में। अभी हम पंचायती राज के हमने ये देखिए, अभी हम ये पंचायती राज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये तो आप जानते हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन गवर्नमेंट है तो केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज में डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, इंटरमीडिएट और विलेज पंचायत। अब हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी की, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, फिर सेकेंड लेवल पर म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, फिर नगर पंचायत होती है। 3 लेवल समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो 73वां संविधान संशोधन था वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। अब जो 74वां संविधान संशोधन है वो स्थानीय शहरी निकायों से संबंधित है, और ये 1993 के अंतर्गत आता है। और 1993 के अंतर्गत ही शक्तियों के हस्तांतरण को अनिवार्य किया गया नगर निगम, परिषदों और नगर पंचायतों के माध्यम से। अब आर्टिकल जो चेक करते हैं हम इसमें 243P से 243Z, यानी O से वहाँ तक खत्म हो चुके थे। अब P से यहाँ से शुरू होते हैं 243P से 243Z के बीच में, ठीक है। और भाग वो जो ग्रामीण वाला था वो भाग 9 में था, और ये शहरी वाला 9 भाग 9 और आर्टिकल A, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है, 243P से लेके 243Z तक, और भाग कौन सा है, 9 आर्टिकल A, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एक करके आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। जो 243Q है वो नगर पालिका के गठन से संबंधित है।
फिर जो 243 आर्ट है वो सीटों की संरचना है, यानी 1/3 जो है वो सीटों का रिजर्व, मतलब जो सीट है वो कैसे आवंटित की जाएंगी, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन है, एस सी का समानुपातिक अनुपात में उनको देना होता है, वो सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 243 वार्ड समितियों का गठन है। आर्टिकल 243 में आरक्षण की बात है। इसमें जो यू है वो नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में बात करता है, यानी जो इसमें भी सेम वही बात है कि जब नगर पालिका की जो पहली बैठक होती है उससे 5 साल काउंट होते हैं, तो हर अवधि कितनी इनकी 5 साल। ठीक है, तो 243 नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 243 नगर पालिका की शक्तियों और अधिकार के बारे में बात करता है। हाँ, और 243 जो है वो कर लगाने की शक्ति की बात करता है, यानी नगर पालिकाओं को कर लगाने की शक्ति दी गई है। और जो 243 है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। ठीक है, ये वित्त आयोग का गठन क्या है, ताकि नगर पालिका अपनी नगर पालिका की जो वित्तीय समीक्षा है उसकी करता रहे वित्त आयोग। ठीक है, फिर उसके बाद 243 जो जेड है वो खातों की लेखा परीक्षा, यानी वही ऑडिट वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी अगर हम एक तरीके से अगर हम इसकी आलोचना करें या हम इसकी एक समालोचना करें, कंक्लूजन देखें, तो ग्रामीण और जो स्थानीय दोनों में जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें भी अपनी कुछ कमियां रही हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वित्त की कमी है, और अन्य अनेक तरीके की चीज़ें हैं। राजनीतिक दलों की प्रेजेंस वहाँ पे कुछ ज़्यादा है, और इस तरह की काफ़ी सारी समस्याओं को पंचायती राज को सामना करना पड़ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, और जैसे कि ग्रामीण जनता है, निरक्षर है, गरीबी है, असमानता है, इसके कारण इसको ठीक से लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन हाँ, फिर भी कहा जा सकता है कि भारत के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो जो 74वां संविधान संशोधन है उसका वो हमारे किस बेनिफिट में या क्या हमारे काम आ पाया है, इसका ये है कि वो कम, यानी एक आम से, यानी एक गरीब से गरीब जो समाज की मुख्य धारा से अलग है उस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम सुविधा प्राप्त लोगों को सशक्तिकरण करना, ताकि हम अपने लोकतांत्रिक संवैधानिकरण को मजबूती प्रदान कर सके। और दूसरा है लोकतंत्र को गहरा करना, विकेंद्रीकरण पर आधारित योजना, प्रशासनिक स्वायत्ता, शासन में पारदर्शिता लाएं, जवाबदेही। और हाँ, एक चीज़ और देखो जो है, एक चीज़ एक और है कि लिंग सशक्तिकरण, देखिए ये लिंग सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की स्थापना करना, ये इसके मेन उद्देश्य हैं। और अभी तक हम इसके कुछ लक्ष्यों को हासिल कर पाए हैं, और आशा है कि इसमें जो भी कमियां हैं उसको सुधार करके हम इसके सारे पूर्ण लक्ष्यों को जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।